हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल किसी कारणवश अपनी क्लास रेगुलर नहीं हो पाई, तो आज फिर से अपन अपनी क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। तो अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था प्रकाश, जो कि मौसम का एक महत्वपूर्ण अवयव था। प्रकाश के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार से अनुकूल प्रभाव डालता है, किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ये चीजें अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इंपॉर्टेंट आपको कंपोनेंट्स या अवयव देखा पूछा जाए कि जो मौसम के अवयव हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अवयव होता है वो कौन सा होता है, प्रकाश होता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हमेशा वो नेचुरल लाइट में ही होती है, कभी भी आर्टिफिशियल लाइट में संभव नहीं होती। जबकि जो फोटोप्रेडिज्म की क्रिया है, प्रकाश दीप्तिकालिता की जो क्रिया है, उसे अपन आर्टिफिशियल प्रकाश का यूज करके भी उसको बढ़ा सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो दूसरा अवयव आता है, कंपोनेंट्स आता है तापमान। दोस्तों, तापमान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये भी किस पे डिपेंड है, प्रकाश पे डिपेंड है। अब प्रकाश पे किस प्रकार से डिपेंड है मैं थोड़ा सा इस तरफ आपको बता देता हूं। तापमान देखो दोस्तों कि जैसे ये सूर्य है, डायग्राम पे मत जाना, भावनाओं पे जाने की कोशिश करना। इससे क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें आएगी, ये अपना क्या है, धरातल है। धरातल है तो जो सूर्य की किरणें आएगी उन्हीं से तो वहां पे क्या होगा, तापमान जनरेट होगा। क्या होगा, तापमान जनरेट होगा। तो तापमान भी किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश पे डिपेंड करता है। इसलिए अपन ने प्रकाश को क्या कहा था, मौसम का सबसे इंपॉर्टेंट अवयव बताया था। तापमान जनरेट होता है। अब इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये क्या है, आने वाली आपतित किरणें। प्रकाश से जो किरणें आती है उन्हें क्या कहा जाता है, आपतित किरणें कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, अपना धरातल है, धरातल। अब बात करते हैं, एक यहाँ पे कई बार एक वर्ड आता है एल्बिडो। अब पूछ लिए कि एल्बिडो क्या होता है। दोस्तों, एल्बिडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसका एल्बिडो का मान कितना होता है। तो एल्बिडो को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एल्बिडो, उसके बाद अपन तापमान को रेगुलर में पढ़ेंगे। एल्बिडो क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, अवशोषित होने के बाद जो किरणें पुनः परावर्तित हो जाती है, धरातल के द्वारा किरणों का अवशोषण होने के बाद जो बाकी की किरणें बचती है, जो वापस पुनः क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे तो अपन क्या कहते हैं, परावर्तित किरणें। और जो एल्बिडो का मान होता है वो हमेशा किसके समानुपाती होता है, अपने परावर्तित किरणों के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले तो पूछा जाए तो एल्बिडो का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, परावर्तित किरणें अपॉन आपतित किरणें। और मान हमेशा किस में पूछा जाता है, आपको परसेंट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 कर दिया। एल्बिडो का सूत्र क्या होता है, परावर्तित किरणें अपॉन आपतित किरणें। अब देखिए, यहाँ से जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य से 100 किरणें आ रही है। कितनी आ रही है, 100% किरणें आ रही है, जिनमें से धरातल के द्वारा कितनी किरणों का अवशोषण कर लिया गया, 70% किरणों का क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया। तो अब आपको पूछा जा सकता है कि इसका एल्बिडो का मान क्या होता है। तो एल्बिडो का मान निकालना बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रही है, आपतित किरणें कितनी है, 70% है, मतलब अवशोषित किरणें कितनी है, 70% है। तो परावर्तित कितनी हो गई, 30 हो गई। तो यहाँ पे अपन एल्बिडो बराबर क्या लिखेंगे, जो परावर्तित किरणें हैं उनकी संख्या लिखेंगे, और फिर जो आपतित किरणें थी वो पूरी कितनी थी अपनी, 100 थी। ठीक है, तो 100 में से अपने पास 30 क्या हो रही है, वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पे अपन 100 से क्या करेंगे, इसको परसेंट में निकालेंगे। परसेंट में निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, और जो अपना एल्बिडो का मान है वो कितना बच जाएगा, 30% बच जाएगा। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो एल्बिडो का मान होता है, एल्बिडो का मान हमेशा किसके समानुपाती होता है, परावर्तित किरणों के समानुपाती होता है। और मैं ये कहूं एल्बिडो का मान हमेशा तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसके एंटी होता है। मतलब अपना एल्बिडो का मान अगर बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा, घटेगा, और अगर तापमान बढ़ेगा तो एल्बिडो का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि आपको बता दूं, अगर कोई अपना जो सतह है अगर चमकीली है तो उसका एल्बिडो का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे जो किरणों का रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, काफी
ज्यादा होगा। लेकिन कोई जो सतह है वो क्या है, गहरी है, काले रंग की है या नीले रंग की, या कह सकते हैं गहरे रंग की है, तो उसका एल्बिडो का मान क्या होगा, कम होगा, और उसका तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि गहरे रंग में हमेशा किरणों का अवशोषण क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो एल्बिडो के मान की अपन बात करें तो सामान्यतः अपन ने सूत्र लिखा था परावर्तित किरणें अपॉन आपतित किरणें इनटू 100, और इस प्रकार से अपन एल्बिडो का मान निकाल सकते हैं। अब कुछ का अपन को एल्बिडो का मान सीधा पूछा जाता है कि इसका एल्बिडो का मान कितना होता है, तो अपन बात कर लेते हैं जैसे अपने चंद्रमा या चांद की मैं बात करूं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा खुद तो क्या है, एक बहुत ही गर्म पिंड है, कह सकते हैं एक बहुत ही गर्म जो होता है वो होता है। चंद्रमा में क्या होता है कि वो खुद तो क्या होता है, एक ज्वलनशील है, लेकिन अपन को क्या प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो किरणों का खुद तो अवशोषण कर लेता है, क्योंकि वो गहरे रंग का होने के कारण किरणों का अवशोषण कर लेता है, और अपन को क्या प्रदर्शित करता है, शीतलता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा में क्या है दोस्तों, चंद्रमा का जो एल्बिडो का मान होता है वो कितना होता है, 6 से 8%। कितना होता है, 6 से 8%। जितनी प्रकाश सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं 100%, उनमें से लगभग 90% या 92% किरणों का तो अवशोषण कर लिया जाता है, पर चंद्रमा के द्वारा बाकी ओनली फॉर रिफ्लेक्ट कितनी होती है, 6 से 8% होती है। तो अपन ने यहाँ पे बताया था कि परावर्तित किरणों के समानुपाती कौन होता है, एल्बिडो का मान होता है। तो एल्बिडो का मान वही मान हो जाएगा जो क्या होगा, अपने जो परावर्तित किरणों का मान होगा उसे अपन एल्बिडो का मान भी कह सकते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणों के समानुपाती क्या होता है, एल्बिडो का मान होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा का जो एल्बिडो का मान होगा कितना होगा, 6 से 8% होगा। इसके बाद अपन बात करें जल की। अब जल के एल्बिडो का मान क्या होता है, एक अपन एवरेज में देख सकते हैं, क्योंकि अगर जल बिल्कुल शुद्ध है तो उसका एल्बिडो का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, अर्थात परावर्तित किरणों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन मटमैला सा अगर पानी है तो वहां पे क्या होगा, किरणों का अवशोषण ज्यादा होगा, तापमान उस क्षेत्र का ज्यादा होगा, तो वहां पे एल्बिडो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अपन ज्यादातर बात करें तो जल का जो अपना एल्बिडो का मान होता है वो 10 से 60% रखा जाता है। वो डिपेंड करता है पानी की प्रकृति पे कि पानी मटमैला है या पानी एकदम शुद्ध है। ओके, फिर बात करें अपन सामान्य धरातल की, जो अपना मैदानी क्षेत्र है या धरातल की बात करें तो धरातल का जो एल्बिडो होता है दोस्तों, धरातल का एल्बिडो अपने लगभग 30 से 35% होता है। कितना होता है, 30 से 35% होता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 70% किरणों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, बाकी जो 30 से 35% किरणें होती है वो क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। इसके बाद बात करें धरातल के बाद तो अपने जो मैदानी क्षेत्र की बात होगी। इसके बाद जो वन क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र में क्या होता है, किरणों का अवशोषण काफी ज्यादा होता है। किरणों का अवशोषण काफी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वहां का एल्बिडो का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि तापमान अगर किसी क्षेत्र का ज्यादा है तो वहां पे एल्बिडो का मान क्या होता है, कम होता है, और जहां एल्बिडो का मान ज्यादा होता है उस क्षेत्र का तापमान कम होता है। सॉरी, तो यहाँ पे अपन बात करें वन क्षेत्र की, तो वन क्षेत्र का एल्बिडो का मान क्या होगा, अपने बात कर सकते हैं 20 से 25%, क्योंकि कम हो जाता है। धरातल की अपेक्षा क्या होता है, वहां पे अपन कह सकते हैं तापमान वन क्षेत्र का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां का एल्बिडो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपन ध्रुवों की, जो बर्फीले अपने क्षेत्र होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, ध्रुवों की अगर बात करें तो ध्रुवों पे क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, और बर्फ एक क्या होती है, चमकीली सतह होती है। चमकीली सतह होने के कारण क्या होती है, वहां पे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी लगभग सारी की सारी किरणें क्या हो जाती है, ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब पुनः परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहां का तापमान काफी कम होता है, क्योंकि जो अपन कह सकते हैं बर्फ की जो सतह होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा चमकीली होती है। ऐसे अपन अगर बात करें जो अपना शीशा होता है, जो मिरर होता है जिसमें अपन अपनी शक्ल देखते रहते हैं, तो मिरर पे क्या होगा, अगर आप सूर्य का प्रकाश डालोगे या रोशनी डालोगे तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी किरणों को रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे अपने पास क्या होगा, तापमान अपना बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक भी किरण अपने पास रखने की कोशिश नहीं करता, वो ज्यादातर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, उसका तापमान तो कम रहेगा, पर बाहर की तरफ क्या दे देगा, वो तापमान अर्थात वायुमंडल में क्या करेगा, पुनः तापमान को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस जगह पे क्या होगा, उसका जो एल्बिडो का मान होगा क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका तापमान क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार अपन ध्रुवों पे जो बर्फ होती है, ध्रुवों की बात करें तो वहां पे क्या होगा, एल्बिडो का मान काफी ज्यादा होगा, क्योंकि बर्फ की जो चमकीली सतह है बर्फ की, उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, किरणों को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, किरणों को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उस क्षेत्र का तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या होगा, वहां पे एल्बिडो का मान काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लगभग अपन बात करें तो 80% क्या होता है,
एल्बिडो का मान होता है ध्रुवीय क्षेत्रों का, या अपन कह सकते हैं जो अपने शीत प्रदेश होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे बर्फ जमा होती है, उन क्षेत्रों के जो एल्बिडो के मान की अगर अपन बात करें तो 80% वहाँ का क्या होता है, एल्बिडो होता है। तो दोस्तों ये एल्बिडो का मान आप थोड़ा सा देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एल्बिडो क्या होता है। तो एल्बिडो क्या होता है कि परावर्तित किरणें अपॉन आपतित किरणें इनटू 100, क्योंकि हमेशा इसमें पूछा जाता है, परसेंट में पूछा जाता है। तो ये हुआ अपना क्या, एल्बिडो। एल्बिडो इसलिए बताना जरूरी था कि जो तापमान होता है, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि 100% तापमान है, इसके द्वारा आप तापमान का पता लगा सकते हो। अगर आपको एल्बिडो का मान पता है तो आप आसानी से क्या लगा सकते हो, तापमान का पता लगा सकते हो। मान लो किसी क्षेत्र के क्या है, एल्बिडो 30% है, तो टोटल अपन ने क्या माना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना, तो वहां का एल्बिडो का मान 30% है, तो वहां का तापमान अपन कितना बता सकते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड बता सकते हैं। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से जो अपना एल्बिडो के आधार पर अपन किसी भी क्षेत्र का तापमान भी निर्धारण कर सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं कर सकते, पर अनुमानित तौर पर अपन वहां का तापमान बता सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना क्या, एल्बिडो का मान। एल्बिडो के मान की बात करते हैं अपन किसकी, तापमान की। तापमान की बात करें तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बताई थी कि जो अगर पौधों की वृद्धि के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा जाए, अवयव पूछा जाए, मौसम का अवयव पूछा जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है पौधों की वृद्धि के लिए, प्रकाश होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक चीज और बताई थी, अगर पौधों जो बीज होता है, बीज के अंकुरण के लिए आपको महत्वपूर्ण अवयव पूछा जाए तो वहां पे क्या आएगा, तापमान आएगा। क्या आएगा दोस्तों, तापमान आएगा, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वहां पे टेम्परेचर अनुकूल होना जरूरी होता है। तो बीजों के अंकुरण के लिए तो क्या हुआ, तापमान हुआ सबसे महत्वपूर्ण अवयव, और पौधों की वृद्धि के लिए क्या हुआ, प्रकाश हुआ। अब बात करते हैं तापमान की। तो तापमान क्या होता है दोस्तों, कुछ फसलों की अपन बात करें, फसलों की अगर अपन बात करें तो फसलों के लिए अलग अलग तापमान होता है। कुछ फसल होती है जिनके लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करती है, और कुछ टेम्परेचर होता है कि जहां तक वो वृद्धि कर सकती है। जैसे मैं बात करूं कि कुछ लो टेम्परेचर होता है जिस तक वो वृद्धि कर सकती है, अगर उससे कम अपन टेम्परेचर कर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, चिलिंग इंजरी हो जाएगी। या एक अधिकतम तापमान हो सकता है जहां तक वो वृद्धि करती है, उसके बाद उनकी वृद्धि बंद हो जाती है। और यहाँ पे अपन बात करें तो अगर अपन किसी भी क्षेत्र का, या अपन बात करें अगर प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, अपन प्लांट फिजियोलॉजी में बात करें तो प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पौधों की जो उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, वो दुगनी हो जाती है। वो भी एक सीमित उच्चतम, जहां तक अपन तापमान माना है कि उच्चतम जो तापमान है वहां तक, उसके बाद तो क्या होगी, सेल सी नष्ट हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं कुछ फसलों के लिए, या अपन कह सकते हैं कि जो फसल होती है उनके लिए क्या होता है, तापमान होता है, जो 3 प्रकार से अपन उसको डिफाइन करते हैं, कि 3 प्रकार से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी फसल के लिए पहला तापमान तो अगर अपन बात करें तो न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान। दूसरा अपन लिख सकते हैं इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान। और तीसरा लिख सकते हैं अपन उच्चतम तापमान। अब देखो यहाँ पे न्यूनतम, इष्टतम और उच्चतम क्या होता है। न्यूनतम की अगर मैं बात करूं तो अगर इस तापमान से नीचे और तापमान आता है तो पौधा की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहां तक तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा, लेकिन इससे नीचे जाने पे क्या होगा, पौधा नष्ट हो जाएगा। इष्टतम तापमान क्या होता है कि दोस्तों इस पे उसकी सबसे अच्छी वृद्धि होती है, मतलब उसके लिए सबसे अनुकूल टेम्परेचर होता है। दूसरी अपन बात करें उच्चतम तापमान की, किसकी बात करें, उच्चतम तापमान की बात करें तो उच्चतम तापमान में क्या होगा कि अगर इस तापमान से ज्यादा तापमान होता है, अगर इस तापमान से ज्यादा तापमान होगा तो क्या होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन यहाँ तक पौधा क्या कर लेगा, अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। तो विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग तापमान होते हैं, इष्टतम, न्यूनतम और उच्चतम, तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं रबी और खरीफ की। तो रबी की मैं बात करूँ तो रबी के लिए अगर अपन निम्नतम तापमान माने तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इष्टतम की बात करूँ तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरी में बात करूं उच्चतम तापमान की तो उच्चतम तापमान होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान तक तो क्या होगी, जितनी भी रबी की फसलें होती है अपनी आसानी से क्या कर सकती है, अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन अपन बात करें, लेकिन इससे कम, यहाँ पे देखो
इस तापमान तक तो क्या होगी, आसानी से अपनी जो रबी की फसलें होती है अपनी वर्दी कर लेगी, आसानी से क्या कर लेगी, अपनी वर्दी कर लेगी। लेकिन सबसे अच्छा तापमान, बेस्ट तापमान कौन सा होगा उसकी वर्दी के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, सबसे बेस्ट तापमान होगा। यहाँ तक अगर अपन उच्चतम तापमान की बात करें तो रबी की फसलों के लिए उच्चतम तापमान कितना होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज्यादा तापमान होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनकी काफी ज्यादा गति बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा गति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उनकी डेड सेल्स क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस तक तो सर्वाइव हो सकता है, इससे ज्यादा तापमान पर क्या नहीं होगा, इनमें वर्दी होना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हुई किसकी बात, रबी की बात हुई। फिर बात करते हैं अपन खरीफ की। खरीफ की बात करें तो खरीफ में क्या होगा, खरीफ के लिए जो न्यूनतम तापमान होता है वो होता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी में बात करूं तो जो अपना इष्टतम तापमान होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर बात करें अपन किसकी, उच्चतम तापमान की, तो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक क्या कर सकते हैं, पौधे आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ये तापमान सबसे अच्छा होता है, इस तापमान तक क्या हो सकते हैं, पौधे वर्दी कर सकते हैं। और इस तापमान तक भी पौधे क्या कर सकते हैं, आसानी से वर्दी कर सकते हैं। लेकिन इनसे कम और इससे ज्यादा होने पर पौधों की वर्दी क्या हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पादप कार्यकी के आधार पे, प्लांट फिजियोलॉजी के आधार पे, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, किसी क्षेत्र का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो वहां के जो पादप है, पादपों की उपापचय क्रिया कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। पादपों की उपापचय क्रिया कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। लेकिन वो भी कहां तक, इस तापमान तक, उच्चतम तापमान तक। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, पौधा पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात होगी न्यूनतम, इष्टतम और उच्चतम। अब यहाँ पे एक बार कोई पेपर था डब्ल्यू का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आधारभूत तापमान होता है वो किसे कहा जाता है। आधारभूत तापमान किसे कहा जाता है दोस्तों, न्यूनतम, इष्टतम और जो उच्चतम तापमान होता है, न्यूनतम, इष्टतम और जो उच्चतम तापमान होता है, तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, आधारभूत तापमान कहा जाता है। आधारभूत तापमान कहा जाता है, या कह सकते हैं कोऑर्डिनल टेम्परेचर, आधारभूत तापमान। कि पौधा यहां से लेकर यहां तक क्या कर सकता है, अपनी वर्दी कर सकता है। लेकिन इससे कम और इससे ज्यादा तापमान होने पर पौधा क्या नहीं कर सकता, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता, अपनी वर्दी नहीं कर सकता। तो उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, आधारभूत तापमान की। ये तो पौधे के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, कोऑर्डिनल टेम्परेचर जिसे कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था कि आधारभूत तापमान किसे कहते हैं। ऑप्शन में था न्यूनतम तापमान को, इष्टतम तापमान को, या उच्चतम तापमान को, या फिर उपरोक्त सभी। तो वहां पे जो ऑप्शन था वो क्या सही माना गया था, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही माना गया था। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद बात करें अपन बीजों के अंकुरण के लिए। बीजों के अंकुरण के लिए अगर तापमान की बात करें तो तापमान कितना होना चाहिए। रबी की फसलों के लिए अगर मैं बीजों के अंकुरण की बात करूं तो रबी की फसलें होती है, क्या होती है, अपनी रबी की फसलें होती हैं, उनके बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, तापमान उपयुक्त होता है। कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। और दूसरी में बात करूं खरीफ की फसलों के लिए, अगर खरीफ का जो बीज है उसके अंकुरण के लिए मैं बात करूं तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, बहुत ही अच्छा तापमान होता है बीजों के अंकुरण के लिए। तो दोस्तों ये हुआ क्या अपना तापमान अपन ने बताया कि रबी की फसलों के लिए इतना इतना जरूरी होता है और खरीफ की फसलों के लिए इतना इतना जरूरी होता है। इसके बाद अगर अपन फसल विशेष की बात करें तो अपन जब भी क्रॉप्स पढ़ेंगे उनमें बात कर लेंगे। एवरेज अपन ने बता दिया कि रबी क्रॉप्स के लिए इतना जरूरी होता है और खरीफ क्रॉप्स के लिए इतना जरूरी होता है। इष्टतम सबसे बेस्ट तापमान होता है जिसपे पौधे क्या करते हैं, अपनी आसानी से और अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने बात कर ली रबी की जो फसल के जो बीज है उन बीजों के अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें दूसरी खरीफ की तो खरीफ के बीजों के अंकुरण के लिए तापमान सबसे बेस्ट होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पहले अपन ने पढ़ लिया एल्बिडो। अब यहाँ पे एक चीज अपन ने बताई थी आपको कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं का तापमान बढ़ता है तो वहां पे पादपों की जो उपापचय क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। पादपों में होने वाली उपापचय क्रिया क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना क्या तापमान किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती है वही क्या करती है, धरातल पे तापमान या टेम्परेचर जनरेट करती है। तो
तापमान भी किस पे डिपेंड है, अपने इस पे प्रकाश पे डिपेंड है। यहाँ पे मैंने दो चीज आपको बता दी थी। अगर पादपों की वृद्धि के लिए बात करें, पादपों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवयव तो क्या होगा, प्रकाश। पादपों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवयव आपको पूछा जाए तो क्या होगा, प्रकाश होगा। दूसरी बात करें, अगर बीज अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण अवयव पूछा जाए, बीज अंकुरण के लिए अगर आपको महत्वपूर्ण अवयव पूछा जाए तो क्या होगा दोस्तों, तापमान होगा। इन चीजों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा अपना अवयव हो गया, पहला प्रकाश था, दूसरा अपना हो गया तापमान। तापमान के बाद अपन बात करते हैं तीसरे अवयव की, आपेक्षिक आर्द्रता। अब दोस्तों सुनो, आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। अपन ने जब वायुमंडल पढ़ा था तो वायुमंडल में एक चीज अपन ने पढ़ी थी, क्या कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण पाया जाता है जो धरातल से लेकर सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। उसमें अपन ने एक और पढ़ा था कि जो जलवाष्प होती है उसकी मात्रा कितनी बताई थी, अपन ने 0 से 4% बताई थी। एक मिनट, ये तो आपके समझ में आ ही गया। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, आपेक्षिक आर्द्रता की। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अपन ने वहां पे क्या पढ़ा था कि जो जलवाष्प होती है वायुमंडल में, जो जलवाष्प होती है उसकी मात्रा अपन ने कितनी बताई थी, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात न्यूनतम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है वायुमंडल में, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 4, जो अपनी 4% हो सकती है। ठीक है, 4% हो सकती है अधिकतम, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 0% क्या हो सकती है, अपनी जलवाष्प पे हो सकती है। तो हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको जलवाष्प से नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता से। आपेक्षिक आर्द्रता से आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है कि वायुमंडल के द्वारा अधिकतम जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वायुमंडल के द्वारा अधिकतम जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। अब आपेक्षिक आर्द्रता में देखो, अगर अपन यहाँ पे 4 को क्या मान लेते हैं, पूरा 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर 100% आर्द्रता है, क्या है, 4 डिग्री, अगर 4% क्या है, जलवाष्प है, तो वहां पे अपनी आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी, 100% होगी। क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है कि वातावरण के द्वारा अधिकतम जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। दूसरी अपन बात करें अगर फसलों के लिए किसी भी प्रकार की अगर फसल होती है तो उसके लिए जो अपना ये होता है, क्या नाम, आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पे फसलों के लिए या फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए जो आपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए 40 से 60%। कितनी होनी चाहिए, 40 से 60% होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है, अगर 40% से कम आपेक्षिक आर्द्रता होती है तो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, और वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है आर्द्रता कम होगी। आर्द्रता कम कब होती है, जब तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो क्या होती है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। तो अगर 40% से कम क्या होगी, आपेक्षिक आर्द्रता होगी, तो उस समय वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर आपेक्षिक आर्द्रता घटती है तो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। और अगर वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण की दर घटती है तो किसकी दर बढ़ेगी, आपेक्षिक आर्द्रता की दर बढ़ेगी, आपेक्षिक आर्द्रता का % बढ़ जाता है। तो दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ पे अपन ने बात कर ली सामान्यतः कि 40 से 60% क्या होती है, फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी आपेक्षिक आर्द्रता होती है, उपयुक्त होती है। अब बात करें अगर इससे कम होगा तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्या हो जाएगी, दर बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगी, जल की कमी हो जाएगी, अर्थात नमी की कमी हो जाएगी। और यहाँ पे बात करें अगर 60% से अधिक होती है,
आपको पता है हर चीज की अति भी खराब होती है और कमी भी क्या होती है, खराब होती है। हर चीज हमेशा किस में होनी चाहिए, अपने अनुकूल होनी चाहिए या अपने एवरेज में होनी चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बात करें अगर 60% से ज्यादा वातावरण में क्या होती है, आपेक्षिक आर्द्रता होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पौधों में कीट और रोगों का क्या बढ़ जाएगा, प्रकोप बढ़ जाएगा, कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि वर्षा के समय आर्द्रता काफी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, अपने कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह काफी ज्यादा हो जाते हैं। इस समय ही अपन क्या होते हैं, अपन भी तो काफी ज्यादा बीमार बरसात के मौसम में ही होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है तो कीट और रोगों का प्रकोप भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमेशा ये कितनी होनी चाहिए, लगभग 40 से लेकर 60% आपेक्षिक आर्द्रता काफी अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई अपनी क्या, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता के बाद अपन बात करें दूसरा अपनी जो चौथा आता है क्या, मौसम का अवयव। चौथा मौसम का अवयव कौन सा था अपना, पौने। पौनों को थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये क्या है, प्रतिकूल, इनके कुछ मौसम के अवयव है जिनके क्या होते हैं, अपने प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं, और कुछ मौसम के अवयव है जिनके क्या होंगे, अनुकूल प्रभाव भी होंगे। सारे के सारे लाभदायक भी होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, दो तो हो गए अपने कौन से, आपेक्षिक आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, 3 अपन ने पढ़ लिए, 2 और बच रहे हैं। ओके, आपेक्षिक आर्द्रता ये अपन ने पढ़ लिया। चौथी में बात करूं तो चौथा आता है अपना क्या, पौने या विंड वेलोसिटी, जिसे अपन कह सकते हैं पौन। ठीक है, विंड जो हवाएं होती है। अब हवाएं क्या होती है, जिस क्षेत्र से चलेगी उसी प्रकार का अपने लिए क्या लेके आएगी, मौसम लेके आएगी। जैसे मैं कह दूं, अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों से चलेगी तो अपने लिए क्या लेके आएगी, गर्म हवाएं लेके आएगी। अगर शीत प्रदेशों से चलेगी तो अपने लिए क्या लेके आएगी, ठंडी हवाएं लेके आएगी। अगर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से कोई हवाएं आती है तो वो अपने लिए क्या लेके आएगी, वर्षा लेके आएगी या मानसून लेके आएगी। तो पौने भी क्या करती है, मौसम को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। कुछ तो लाभदायक होती है, जैसे अपने लिए गर्म हवाएं आ रही है, लू आ रही है, तो लू अपने के लिए क्या है, हानिकारक है। जैसे शीत प्रदेशों से शीत लहर आ रही है तो वो भी अपने लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी। लेकिन अगर शीत प्रदेश से जो ठंडी हवाएं आ रही है उनके साथ अगर जलवाष्प आ रहा है तो वो अपने लिए सर्दियों में जो वर्षा होती है, माहौल, वो अपने लिए काफी ज्यादा रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होंगे, इनकी मौसम की जो प्रतिकूल दशाओं के प्रभाव भी होंगे। प्रतिकूल जो दशाएं होती है, मतलब जिनका हानिकारक प्रभाव होता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसको एक अलग से टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, इनकी अपन बात कर लेते। तो पौनों की यहाँ पे छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, डायग्राम ना बना के। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, सही लिखा है क्या मैंने, ईस्ट और वेस्ट, या गलत लिख दिया? इधर वेस्ट आएगा ना, और इधर क्या आएगा, ईस्ट। दिशाओं का ज्ञान होना भी जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अपन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, अगर नॉर्थ और वेस्ट से कोई हवाएं आती है, अगर इस क्षेत्र से हवाएं चलती है तो क्या है, इस तरफ क्या है, अरबियन क्षेत्र है। अरबियन क्षेत्र मतलब मरुस्थल काफी ज्यादा है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान है अपना, अपन बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अपन बात करते हैं जो उत्तरी और जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में क्या स्थित है, अपने पूरा का पूरा मरुस्थल क्षेत्र स्थित है, डेजर्ट एरिया स्थित है। तो वहां से आने वाली हवाओं से कभी अपन आशा ही नहीं कर सकते कि उसके साथ अपने पास बरसात आ सकती है या उनमें ठंडी हवाएं आ सकती है, क्योंकि उस क्षेत्र का तापमान क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे तब इनकी हवाओं की। अगर इस क्षेत्र से हवाएं आती है तो हवाएं जो होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होगी जिसे अपन क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से अगर हवाएं चलती हैं तो वो अपने लिए क्या होगी, हानिकारक भी होगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जो अपने जून जुलाई के माह में क्या होती है, काफी तेज आंधियां होती है, काफी तेज आंधियों के रूप में आती है, जो तापमान काफी ज्यादा, उस समय अपने तापमान भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। दोस्तों बात करें अपन, अगर सर्वाधिक बात की जाए राजस्थान में, तो सर्वाधिक जो आंधियां होती है वो कहाँ पे चलती है, अपने गंगानगर चलती है, 30 दिन चलती है। और अगर अपन बात करें सबसे कम आंधियां कहाँ चलती है राजस्थान में, तो सबसे कम आंधी चलती है झालावाड़ में, क्योंकि झालावाड़ का क्षेत्र कहाँ आ जाता है, उधर आ जाता है जहाँ पे वर्षा काफी ज्यादा होती है। ठीक है,
ये बात हुई किसकी कि इधर से आने वाली हवाएं अपने लिए क्या लेके आएगी, लू लेके आएगी, अर्थात गर्म हवाएं लेके आएगी। दूसरी अपन बात करें इस क्षेत्र से आने वाली हवाएं, इधर क्या है, शीत प्रदेश, क्या है दोस्तों, शीत प्रदेश, हिमालयन क्षेत्र है। ओके, हिमालयन क्षेत्र है तो यहाँ से क्या आएगी, बर्फ है, बर्फ है तो हवाएं कैसी होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो क्या होगी, शीत लहर आएगी। कहते हैं ना अपन ठंडी ठंडी पूर्वाई चल रही है, क्या चल रही है, ठंडी ठंडी पूर्वाई चल रही है। तो पूर्वाई किधर से आती है, हमेशा उत्तर पूर्व क्षेत्र से आती है। कहां से आती है, उत्तर पूर्व क्षेत्र से आती है। जो शीत लहर, जिसे अपन क्या कहते हैं, शीत लहर कहते हैं। अगर ये हवाएं सूखी चलती है, अगर इनमें नमी की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा नहीं होगी, उस कंडीशन में तो इनको क्या कहा जाएगा, शीत लहर कहा जाएगा, शीत लहर कहा जाएगा। लेकिन अगर इनके साथ नमी की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा साथ में आती है तो उस समय क्या होती है, सर्दियों के समय में अक्टूबर नवंबर में अपनी वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है, जो रबी की फसलों के लिए बहुत ही अच्छी वर्षा होती है, बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मावट कब होती है, जब शीत लहर के साथ नमी की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा आती है, तो उस समय क्या होती है, अपने सर्दियों के समय अक्टूबर नवंबर माह में क्या होती है, वर्षा होती है, जो रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। लेकिन अगर ये सूखी आती है, इनमें नमी की मात्रा नहीं आती, तो उस समय इनको क्या कहा जाता है, शीत लहर कहा जाता है, जो भी क्या होती है, अपने लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है। लेकिन ये हानिकारक और लाभदायक दोनों हो रहे हैं, क्योंकि मावट भी होती है तो लाभदायक है, अगर शीत लहर आती है तो अपने लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। लेकिन लू हमेशा क्या होती है, हानिकारक ही होती, कभी भी अपने लिए लाभदायक नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के क्षेत्र से आती है तो पाकिस्तान भारत का कभी भला नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ से आने वाली जो गर्म हवाएं होती है वो अपने लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है। दूसरी मैं बात करूं पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र से। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से अगर हवाएं चलती है, इस तरफ क्या है, अरब सागर, क्या है दोस्तों, अरब सागर है। तो अरब सागर से चलने वाली हवाओं के साथ में क्या आएगी, नमी की मात्रा आएगी। और दूसरी अपन बात कर सकते हैं इधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की, तो इधर क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी भी में क्या है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, तो इधर से भी चलने वाली हवाएं अपने लिए क्या लेके आएगी, जलवाष्प लेके आएगी, जलवाष्प लेके आएगी। तो इन दोनों क्षेत्रों से चलने वाली हवाओं से अपने क्या होती है, मानसून की वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों, मानसून की वर्षा होती है। मानसून की वर्षा कब होती है, जब अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती है, उस क्षेत्र से जब हवाएं चलती है तो अपनी क्या होती है, मानसून रूप में वर्षा होती है। और भारत की जो खेती होती है दोस्तों, लगभग मैं बात करूं, भारत की जो खेती होती है अपने मानसून आधारित खेती होती है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसको मानसून का जुआ भी, भारत की जो खेती होती है उसे अपन मानसून का जुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि डिपेंड किस पे होती है, सारी की लगभग खेती अपनी मानसून पे आधारित होती है। जब मानसून की वर्षा होती है तो सारी अपनी फसलें उगाई जाती है। ओके दोस्तों, तो ये तो हुआ कि आपने अरब सागर से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अपने लिए क्या लेके आती है, मानसून लेके आती है और वर्षा कर दी जाती है। तो ये अपने लगभग जुलाई अगस्त में क्या आती है, इस क्षेत्र से हवाएं चलती हैं। और हवाएं चलने का कारण क्या होता है दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र की बात करें अपन, क्या होता है, वहां का तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होगा, वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब बढ़ेगा तो क्या होगा, वायुदाब बढ़ेगा तो वायुदाब हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब भी गति करेगा तो क्या होगा, उस क्षेत्र की ओर हवाएं लेके जाएगा और हवाओं के साथ साथ जलवाष्प लेके जाएगा, जलवाष्प लेके जाएगा तो अपने लिए क्या करेगा, वर्षा करेगा। ओके, ये हुए कि अरब सागर से आने वाली हवाएं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, शीत प्रदेश से आने वाली हवाएं और अरबियन क्षेत्र से आने वाली हवाएं। तो देखो दोस्तों, जिस क्षेत्र से जैसी हवाएं आ रही है उसी प्रकार का अपने लिए क्या लेके आ रही है, मौसम लेके आ रही है। तो जो पवनें होती है वो भी मौसम को क्या करती है, विशेष प्रकार से प्रभावित करती है। पांचवी में बात करूं किसकी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्षण, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन किसे कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन की बात होती है कि जल का विभिन्न रूपों पे धरातल में गिरना या धरातल पर गिरना, जल का विभिन्न रूपों में धरातल पर गिरना ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहलाता है। वर्षण की अपन बात करते हैं यहाँ पे, वर्षण जैसे जल विभिन्न रूपों में कैसे गिरता है, ओस के रूप में भी जल आता है, दूसरा वर्षा के रूप में भी जल आता है, ओलावृष्टि के रूप में भी जल आता है,
चौथी अपन बात करें तो कोहरे या धुंध के रूप में भी जल आता है, और पांचवी में बात करूं तो पाले के रूप में भी क्या होता है, अपन को जल देखने को मिलता है। तो सारे उसमें क्या पाई जा रही है, नमी की मात्रा पाई जा रही है, अर्थात जल पाया जा रहा है, जल वाष्प में पाई जा रही है। तो वर्षण क्या है, किसे कहेंगे कि धरातल पे विभिन्न रूपों में जल का गिरना ही क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है, पृष्ठीपेषण कहलाता है। अब देखो कौन कौन से रूपों में धरातल पर जल गिरता है। पहली मैं बात करूं तो वर्षा के रूप में क्या गिरता है, जल गिरता है। दूसरी मैं बात करूं तो ओस के रूप में क्या गिरता है, जल गिरता है। तीसरी मैं बात करूं ओलावृष्टि के रूप में क्या गिरता है, जल गिरता है। ओलावृष्टि के रूप में भी जल गिरता है, वो ठोस रूप में गिरता है लेकिन है तो जल ही ना। फिर बात करें यहाँ पे चौथी किस रूप में, कोहरा या धुंध के रूप, कोहरा या धुंध के रूप में। यहाँ पे देखो ओस को आप नीचे लिख लोगे तो आपको कोहरा और धुंध समझने में भी आसानी होगी। मैं ओलावृष्टि को ऊपर लिख देता हूं, ओलावृष्टि। और दूसरी अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पे आ गई ओस, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड होंगे। ओके, फिर बात करते हैं किसकी, पाला। ठीक है, पहली बात करें वर्षा। आपको पता है कि जलवाष्प क्या होगी, जलवाष्प का ऊपर तापमान अपन ने पढ़ा था कि सौर मंडल में प्रति 1 किलोमीटर पे जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। कम होगा तो जलवाष्प का ऊपर क्या होगा, संघनन होगा, क्योंकि अंतिम क्रिया क्या होती है, बादलों का बनना ही होती है सौर मंडल की। तो वहां पे जलवाष्प का संघनन होगा, जलवाष्प का संघनन होगा तो बादल बनेंगे, और बादलों में तापमान और वायुदाब में परिवर्तन होने के कारण क्या होगी, वर्षा के रूप में जो जल होगा वो नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्षा को भी अपन दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कैसे, पहली बात करें क्या, अगर वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 mm से क्या हो, कम हो, उस स्थिति में उसे अपन क्या कहते हैं, बूंदाबांदी या बौछार कहते हैं। क्या कहते हैं, बौछार कहते हैं। दोस्तों मारवाड़ी भाषा में क्या बन रहा है कि झड़लाग रहे, तो झड़लागने क्या होता है, जिसमें बारिश की जो बूंदे होती है, वर्षा की जो बूंदे होती है, उनका आकार कितना होता है, 0.5 mm से कम होता है। दूसरी अपन बात करें कि अगर वर्षा की बूंदों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है तो उसे वर्षा की बूंदे कहा जाता है, या जो सामान्य वर्षा होती है वो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक टॉपिक आपको और बता देता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर वर्षा बात करें, अगर 0.25 mm, 0.25 mm, एक मिनट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। 0.25 mm में एक तो होता है रेनी डे, एक होता है रेनी डे, और एक होता है क्रॉप रेनी डे। क्या होता है, क्रॉप रेनी डे। तो रेनी डे में तो जो वर्षा की मात्रा होती है, रेनी डे में वर्षा की मात्रा कितनी होती है, अपन बात करें तो रेनी डे में वर्षा की मात्रा होती है अपने 2.5 mm, और दूसरी अपन बात करें रेनी डे में जो वर्षा की मात्रा होती है वो 2.5 mm से अधिक होती है। ये तो हुआ अपना रेनी डे। और दूसरी बात करें अपन, एक होता है क्रॉप रेनी डे। क्रॉप रेनी डे किसे कहेंगे, अगर एक दिन में वर्षा क्या हो, 5.0 mm से अधिक हो, तो उस स्थिति में तो उस दिन को क्या कहा जाएगा, क्रॉप रेनी डे कहा जाएगा, क्योंकि ये फसल उत्पादन के लिए क्या होती है, पर्याप्त वर्षा होती है। लेकिन अगर 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उस स्थिति में उसको क्या कहा जाता है, रेनी डे कहा जाता है। और इससे अगर कम वर्षा होती है तो उसे अपन कह सकते हैं हल्की बूंदाबांदी, या तो अपने कह सकते हैं कि झड़ लग रहा है, बूंदाबांदी हुई है। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना, इसे तो कहा जाता है रेनी डे, और इसे कहा जाता है क्रॉप रेनी डे। ओके, तो याद रखना, अगर किसी क्षेत्र में एक दिन में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उस दिन को रेनी डे कहा जाता है, और अगर एक दिन में 5 mm से अधिक वर्षा होती है तो उस दिन को क्या कहा जाता है, क्रॉप रेनी डे कहा जाता है। ये तो हुई अपनी वर्षा की बात। वर्षा के बाद बात करते हैं किसकी, ओलावृष्टि की। ओलावृष्टि में क्या होता है दोस्तों, तापमान में परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, जो अपन मान लो कि ऊपर से क्या आ रही है, वर्षा की बूंदें आ रही है, वर्षा की बूंदें आ रही है, मध्यम क्षेत्र का क्या हुआ, कई बार तापमान बहुत कम हो जाता है,
वायुदाब बढ़ जाता है, तापमान काफी कम हो जाता है। वायुदाब बढ़ जाने के कारण क्या होगा, संघनन होगा। संघनन होगा तो जो अपने क्या होगा, जलवाष्प थी अर्थात जल की जो बूंदें थी, वर्षा की बूंदें थी, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगी और धीरे धीरे तापमान कम होने के कारण जुड़ती जाएगी और ओलों के रूप में कहां गिरेगी, अपने धरातल पे गिरेगी। तो ये क्या होता है, तापमान में मध्यम जो अपने कह सकते हैं सौरमंडल की जो मध्यम परत होती है या सौरमंडल के मध्यम में क्या हो, अगर तापमान में असंतुलन होता है उस स्थिति में क्या होता है, वहां से जल की वाष्प की बूंदें आती है, जल आता है, तो तापमान में कम होने के कारण और वायुदाब ज्यादा होने के कारण क्या होगा, संघनन होगा और संघनन होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे जो वर्षा की बूंदें होती है ठोस रूप में बदलती जाती है और आपस में जुड़ती जाती है, जो ओलों के रूप में धरातल पे गिरती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। ओलावृष्टि किसी भी प्रकार से अपने लिए क्या नहीं होती, लाभदायक नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, हानिकारक ही होती है और इससे बचाव के उपाय भी अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आती है ओस। ओस क्या होता है दोस्तों, अपन बात करें अगर अपने शाम के समय क्या करती, सिंचाई करती, सिंचाई करती तो क्या होता है, रात के समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। टेम्परेचर लो हो जाता है मतलब वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब का प्रेशर हमेशा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप आता है, मतलब नीचे की ओर आएगा। तो वायुदाब जैसे जैसे बढ़ेगा तो जलवाष्प कहाँ आएगी, धरातल के समीप आएगी। धरातल के समीप आएगी तो उसके संपर्क में, जलवाष्प के संपर्क में जो भी सतह पहले आएगी, जैसे अपन घास की बात कर ले, फसलों की बात कर ले, अगर जो भी सतह उसके संपर्क में आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, अपने बूंदों के रूप में जलवाष्प जमा हो जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ओस कहते हैं। सामान्यतः अपन को कब देखने को मिलती है, वर्षा होने के बाद, क्योंकि जितनी भी जलवाष्प है वो क्या आएगी, धरातल पे धीरे धीरे जम जाएगी, जो ओस के रूप में अपन को दिखाई देती है। आपको ये ज्यादातर सिंचाई करने के बाद या तो मॉर्निंग के समय में देखने को मिलती है, क्योंकि रात का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसके कारण वायुदाब बढ़ जाता है और तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। वायुदाब बढ़ने के कारण जितनी भी जलवाष्प वायुमंडल में थी वो धीरे धीरे कहाँ जाती है, धरातल के समीप आ जाती है, जो उसके सतह संपर्क में आती है उस पर जमा हो जाती है, जिसे ओस कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, कोहरा या धुंध की। कोहरा या धुंध भी क्या होता है, अगर तापमान काफी ज्यादा कम हो गया, तापमान काफी ज्यादा कम हो गया तो जितनी भी वायुमंडल में जलवाष्प थी वो क्या होगी, प्रेशर के कारण, वायुदाब बढ़ने के कारण क्या होगी, धरातल के समीप वाले क्षेत्र में आ गई। समीप वाले क्षेत्र में आ गई तो अपन को अंधकार जैसी क्या होती है, जलवाष्प दिखाई देती है और अपन चलते हैं तो अपनी क्या होती है, बारीक बारीक हल्की हल्की बूंदें अपने अपने चिपक जाती है, शरीर पे लग जाती है, मतलब कह सकते हैं अपने नमी के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि जलवाष्प काफी ज्यादा कहाँ आ गई, नीचे वाले क्षेत्र में आ गई। नीचे वाले क्षेत्र में आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, वायुदाब बढ़ने के कारण उसकी मात्रा काफी ज्यादा हो गई, जिसके कारण क्या होगा, जो अपना मौसम होगा वो अपन को क्या दिखाई देगा, मतलब अपना जो वातावरण होगा धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर वाले क्षेत्र में तो क्या हो रही है, जलवाष्प बहुत ही कम है, मतलब दिखाई नहीं दे रही। तापमान कम होने के कारण जलवाष्प क्या हो रही है, पूरी नीचे वाले क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में तो अपन को वहां का क्षेत्र कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो ये भी किसके कारण होगा, तापमान कम होने के कारण और वायुदाब बढ़ने के कारण होगा। पांचवी अपन, ये चौथी अपन बात करें तो क्या, पाला, पाला या फ्रॉस्ट या जिसे कहा जा सकता है तुषार। तुषार क्या होता है दोस्तों, कि तापमान काफी ज्यादा कम हो गया। सर्दियों के समय क्या होता है, रात का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है। रात का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होने के कारण क्या होता है, रात का टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होने के कारण क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वायुदाब बढ़ जाएगा, तापमान घटेगा, वायुदाब बढ़ेगा। वायुदाब बढ़ेगा तो जितनी भी क्या थी, अपने कह सकते हैं कि जलवाष्प जो वायुमंडल में थी वो पूरी की पूरी कहाँ आ जाएगी, धरातल पे आके जम जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं, पाला कहते हैं या फ्रॉस्ट कहते हैं या तुषार कहते हैं। दूसरी में यहाँ पे बात करूं, एक तो अपन ने बात की थी ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से रिलेटेड एक चीज आपको और बता देता हूँ, बर्फबारी। बर्फबारी और ओलावृष्टि में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट। बर्फबारी क्या होती है, ओलावृष्टि में तो क्या होता है, द्रव ठोस रूप में चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अपने बर्फबारी होती है, बर्फबारी कहाँ पे होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, वहां का तापमान काफी कम होने के कारण क्या होती है, जलवाष्प सीधे ही किस रूप में बदल जाती है, जलवाष्प सीधे ही किस रूप में बदलती है, ठोस रूप में बदल जाती है। लेकिन ये अपने लिए क्या नहीं होती, वहां अपन कहे फसल की दृष्टि से तो ये नुकसानदायक होती है, लेकिन टूरिस्ट के लिए क्या होती है, ये बहुत ही मनमोहक जगह होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जलवाष्प का डायरेक्ट ठोस रूप में बदलना तो क्या कहलाती है, स्नोफॉल, जिसे अपन कहते हैं बर्फबारी, जो ध्रुवीय क्षेत्रों पे देखने को अपन को मिलती है, वो तो क्या होती है, बर्फबारी होती है। और ओलावृष्टि क्या होती है, सौरमंडल में तापमान में अपरिवर्तन के कारण या परिवर्तन के कारण या वायुदाब और जो तापमान में असंतुलन के कारण क्या होगा, मध्यम क्षेत्र का तापमान कई बार कम हो जाता है, जिसके कारण जो वर्षा की बूंदें
आ रही होती है तो तापमान कम होने के कारण वायु दाब बढ़ जाता है, संघनन होता है, संघनन के कारण जुड़ती जाती है, उनकी बूंदें अर्थात जो ठोस रूप ले लेती है और जुड़ती जाती है, नीचे ओलावृष्टि के रूप में आती है। दूसरी अपने बात की बर्फबारी। बर्फबारी में क्या होती है, जो वातावरण में जल वाष्प होती है वो डायरेक्ट ठोस रूप में बदल जाती है और ठोस रूप में बदलने के बाद धीरे धीरे अपन कह सकते हैं रुई के समान, कॉटन के समान अपन को गिरती हुई दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्नोफॉल या बर्फबारी कहते हैं। तो दोस्तों ये वो अपना क्या हुआ, वर्षण। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जितनी भी इनके प्रभाव है अपन कह सकते हैं प्रतिकूल प्रभाव और अनुकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव तो लगभग अपन ने 7 किस्में पढ़ लिए, मौसम के अवयव में पढ़ लिए। इसके बाद जो इनकी प्रतिकूल दशाएं होंगी, मतलब इनके जो प्रतिकूल प्रभाव होंगे वो एक अलग से अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आपको 5 के 5 अपने क्या हो गए, जो मौसम के अवयव थे, पहला था अपना प्रकाश, दूसरा था तापमान, तीसरा था आपेक्षिक आर्द्रता, चौथा था विंड वेलोसिटी या पवने, और पांचवा था क्या अपना प्रेसिपिटेशन या वर्षण। ये हुए 5 अवयव जो विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, मौसम को प्रभावित करते हैं। कुछ अनुकूल प्रभाव डालते हैं, कुछ क्या डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यहाँ पे 2 चीज मैंने ऊपर लिखी थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछी जाती है कि पादपों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवयव कौन सा होता है, प्रकाश होता है, और बीजों के अंकुरण के लिए अगर महत्वपूर्ण अवयव आपको पूछा जाए तो क्या होता है, तापमान होता है। लेकिन अगर आपको पूरे अवयव में से सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो कौन सा होता है, लाइट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि इसी पे लगभग सारे के सारे जो और अवयव होते हैं किसी न किसी कह सकते हैं अपन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों अपने आज का क्या हुआ, मौसम के जितने भी अवयव थे कंप्लीट हुए। इसके आगे अपन बात करेंगे मौसम की जो प्रतिकूल दशाएं होती है और जलवायु जो होती है। तो दोस्तों अपने चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट्स अपने वीडियो को देखते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं कि हमने वीडियो देख लिया है, या वो यस करते जाए, क्योंकि हमें पता तो चले कि अपने कितने स्टूडेंट अपने वीडियो को देख पा रहे हैं और कितने स्टूडेंट नहीं देख पाए, तो उनसे अपन पर्सनली संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।